बच्चों, अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 लेक्चर्स देख चुके हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने तीनों ही लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज इस 4th लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझनी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज़ हम लोग को पढ़नी है यहाँ पे वो है एक्शन ऑफ HNO2 ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, ठीक है। HNO2 जैसे कि हम जानते हैं नाइट्रस एसिड है, ठीक है। ये कैसे बनता है? NaNO2 और HCl की रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है हमारा? HNO2, है ना, ठीक है। तो हमें इसकी रिएक्शन पढ़नी है विद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। हमें ये बात भी पता है कि अगर नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन लगे हों तो ऐसी अमीन कहलाती है प्राइमरी, नाइट्रोजन पे एक ही हाइड्रोजन हो तो ऐसी अमीन कहलाती है सेकेंडरी, और नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन ना हो तो ऐसी अमीन कहलाती है टर्शरी, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन अगर एलिफेटिक है तो इस पे अगर हम क्या डाल दें? नाइट्रस एसिड, तो क्या होगा? NH2 की जगह OH आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इस रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटायन बना होगा, तो नॉर्मली तो क्या होता है, जिस कार्बन पे NH2 है उसी कार्बन पे क्या आ जाएगा? OH। बट होगा क्या, पहले NH2 हटेगा किसी तरीके से, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो होगा, और फिर जहाँ पॉजिटिव आ जाएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। और अगर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो जिस कार्बन पे NH2 था उसी कार्बन पे क्या रहेगा? OH, ठीक है बच्चों, ओके। और अगर प्राइमरी अमीन हमारी कैसी है? एरोमेटिक, तो ये बात तो हमें पता है कि एरोमेटिक अमीन्स पे नाइट्रस एसिड डालने से क्या बनता है हम लोगों को? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन से क्या मिलेगा? सॉरी, एलिफेटिक अमीन से क्या मिलेगा? अल्कोहल, और एरोमेटिक अमीन से क्या मिलेगा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। चलो, अगर सेकेंडरी अमीन की बात की जाए तो सेकेंडरी अमीन पे नाइट्रस एसिड डालने से बनता है येलो ऑयली नाइट्रोसो कंपाउंड, ठीक। होता क्या है, H हटके NO आ जाता है। बेसिकली NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से क्या बनता है हमारा? HNO2, है ना। वो HNO2 HCl से रिएक्ट करके बना लेता है NO प्लस। HNO2 HCl से रिएक्ट करेगा, वहाँ से H प्लस पकड़ लेगा, बन जाएगा H2NO2 प्लस, ये पानी छोड़ देगा, क्या बन जाएगा? NO प्लस। तो होता क्या है, यहाँ से H प्लस हट के NO प्लस आके लग जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो होगा क्या, सेकेंडरी अमीन पे नाइट्रस एसिड डालने से येलो ऑयली नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा, जिसपे अगर फिनॉल डाल दिया जाए विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4 तो ग्रीन कलर आएगा, जिसपे डाइल्यूट एल्कली डालने से ब्लू कलर आता है, जिसपे डाइल्यूशन करने से और पानी डालने से क्या आएगा? रेड कलर। तो ये पूरी स्कीम कहलाती है हमारी लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। बात समझ रहे हो आप लोग? तो प्राइमरी अमीन पे तो क्या बनता है हमारा? N2Cl या अल्कोहल, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एलिफेटिक अमीन है या एरोमेटिक अमीन है ना। सेकेंडरी अमीन के साथ कुछ कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक। सिर्फ नाइट्रस एसिड डालने पे तो क्या बनेगा? येलो ऑयली नाइट्रोसो कंपाउंड। पूरी स्कीम फॉलो करोगे आप तो ऐसे कलर्स आएंगे। इन कलर का कोड आप याद कर सकते हो, YGBR। पहले येलो कलर, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड। और ये टेस्ट कहलाता है हमारा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट हमें सेकेंडरी अमीन को प्राइमरी और टर्शरी अमीन से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक रिएक्शन ये है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर टर्शरी अमीन पे रिएक्शन कराई जाए नाइट्रस एसिड की, ठीक है, तो कुछ खास रिएक्शन नहीं होगी। होगा क्या, बस जो HNO2 बना है उसका H N पे लग जाएगा, तो N पे क्या रहेगा? प्लस, और NO2 माइनस यहाँ आ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा बेसिकली। टर्शरी अमीन पे HNO2 डालने से सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये H पकड़ के R3NH प्लस बना लेगा और साथ में anion आके लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन थी हमारी नाइट्रस एसिड की विद ऑल टाइप्स ऑफ अमीन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोबेंजीन पे मेटल बाय एसिड डालने से बेसिकली इसके रिडक्शन करने से क्या बनता है? एलिनीन, है ना। और ये रिएक्शन जो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहले आप इतने पार्ट को समझो
कि जो हमने टर्शरी अमीन ली थी, अगर टर्शरी अमीन में कोई एरोमेटिक रिंग है, अगर टर्शरी अमीन में कोई एरोमेटिक रिंग है तो उस पर नाइट्रस एसिड डालने से उसकी पैरा पोजीशन पे क्या रहेगा, NO। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि HNO2 HCl से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, NO+, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि थोड़ा बल्कि ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना पसंद करेगा, पैरा पोजीशन पे, इसलिए इसकी पैरा पे क्या आ गया, NO। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अगर टर्शरी अमीन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हमारा एरोमेटिक है तो उस पर नाइट्रस एसिड डालने से पैरा पोजीशन पे क्या रहेगा, NO। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब इस पे अगर डाइल्यूट HNO3 डाल दें तो NO का क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन, बन जाएगा NO2। फिर इस पे अगर HN/H2 डाल दें तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल था यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ऊपर बचा रहेगा और अमीन हमारी अलग हो जाएगी। ठीक, तो जो फिलहाल इंपॉर्टेंट स्टेप रिएक्शन थी वो ये वाली थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, ओके। नोट में देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है, ये बात जो हमने यहाँ पढ़ी वही बात सेम बात लिखी हुई है। इफ एनी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द टर्शरी अमीन इज एरोमेटिक देन NO will get attached to its para position and rest of the compound remains as it is। सिंपल बात थी, ठीक है। और अमाइड पे भी अगर नाइट्रस एसिड डाल दें तो NH2 की क्या रहेगा, OH, N2 हमारी गैस बन के निकल जाएगी, N2 तो गैस होती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और ये रिएक्शंस आपको कन्वर्जन्स में काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि जब भी आपको कार्बन इंक्रीज करने होते हैं सबस्ट्रेट में तो हम जनरली वहाँ पे साइनाइड इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो CN के कन्वर्जन समझ लेते हैं। देखो CN पे अगर हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड डालें, साइनाइड पे अगर कंसंट्रेटेड एसिड डाला जाए तो ये कहलाएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस और साइनाइड का बन जाएगा अमाइड। आपको ध्यान रखना है, कॉन्क HCl या कॉन्क H2SO4 डालने से साइनाइड का बनता है अमाइड, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है बच्चों, ओके। ऐसे ही इस पे डाइल्यूट एसिड डालने से HN/H2 मतलब डाइल्यूट एसिड, HN/H2 यूज़ कर लो या OHN/H2 यूज़ कर लो, तो ये स्टेप कहलाएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अमीन। ठीक, इस पे साइनाइड पर अगर डाल दें H2/Ni या Na/अल्कोहल या LiAlH4 तो बनेगी प्राइमरी अमीन। बेसिकली हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, नाइट्रोजन पे भी और कार्बन पे भी HH आके लग जाएंगे। ठीक है, और एक स्पेशल रिएक्शन है, अगर इस पे हम लोग SnCl2 साथ में कॉन्क HCl डाल दें और बाद में HN/H2 डाल दें तो बनेगा एल्डिहाइड और साथ में अमोनिया रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चारों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। पहले स्टेप में आपने अमाइड बनाना सीखा, सेकंड स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड में अमीन और फोर्थ में एल्डिहाइड। तो अपने साइनाइड से ये चारों सबस्ट्रेट्स प्रोड्यूस करने सीख लिए। यहाँ देखिए नीचे का लिखा हुआ है, साइनाइड ग्रुप हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ाने के लिए। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं कन्वर्जन्स के लिए जिसमें रिएक्टेंट में 3 कार्बन हो और प्रोडक्ट में 4 कार्बन हो, तो जनरली हम लोग वहाँ पे साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे आपने सीखा ही था, RX पे एक्वस अल्कोहलिक केसिन डालने से क्या बन जाता है, RCN, तो एक कार्बन बनाने काम में आता है। ठीक है, अच्छा आप ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पे LiAlH4 यूज़ करा है। वैसे नॉर्मली जब भी LiAlH4 यूज़ किया जाता है तो सेकेंड स्टेप में हम हमेशा HN/H2 भी यूज़ करते हैं। तो अगर मेंशन ना हो तो वो अंडरस्टूड है, आप सिर्फ LiAlH4 लिख दो या लिखो फर्स्ट स्टेप में LiAlH4, सेकेंड स्टेप में HN/H2, बात एक ही है, वो अंडरस्टूड है कि आपने हाइड्रोलिसिस तो बाद में किया ही होगा। ठीक है, ओके। एक ये रोजनमुंड रिएक्शन है, इसे भी ध्यान से देखते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या था, स्टीफेंस रिएक्शन, जहाँ हमने क्या बनाया था, साइनाइड से एल्डिहाइड। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें करते हैं हम लोग एसिड क्लोराइड लेते हैं COCl, उस पर डालते हैं H2PD के प्रेजेंस में
साथ में कार्बन भी लेते हैं, BaZnSO4, साथ में सल्फर, ये BaSO4 होगा, बेरियम सल्फेट, ठीक है। BaSO4 सल्फर इन बॉइलिंग xylene। मैंने क्या बोला, एसिड क्लोराइड पे H2/PD कार्बन, BaSO4 सल्फर इन बॉइलिंग xylene। xylene क्या होती है, बेंजीन रिंग जिसमें 2 CH3 हो। जैसे अगर दोनों CH3 ऑर्थो पोजिशंस पे हैं तो ये कहलाती है ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। तो बेंजीन पे 2 CH3 कहलाते हैं हमारे जाइलिन, ठीक। तो इसका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। जैसे हमने भी साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना सीखा था, तो मैंने आपको हैंड टू हैंड एसिड क्लोराइड से भी एल्डिहाइड बनाना सिखा दिया, ठीक है। आप यहाँ बेसिकली हम लोग BaSO4 सल्फर इस वजह से लेते हैं क्योंकि ये PD को, हमारे पैलेडियम को पॉइजन कर देगा। पॉइजन मतलब उसकी एक्टिविटी कम कर देगा, जिससे एल्डिहाइड से अल्कोहल ना बन जाए। अगर हमने इन्हें यूज़ नहीं किया होता तो एल्डिहाइड ना मिल के हमें क्या मिलता, अल्कोहल, ठीक। बट इनकी वजह से PD की एक्टिविटी कम हो जाएगी और हमें एल्डिहाइड ही मिलेगा, अल्कोहल नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। बात आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था साइनाइड। अब बात करते हैं आइसोसाइनाइड की, NC की। यहाँ बॉन्डिंग कुछ ऐसे होती है, N डबल बॉन्ड C, यहाँ N से C की तरफ क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। साइनाइड तो कैसा होता है, ऐसा होता है, और आइसोसाइनाइड कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो हाथ के हाथ हम लोग आइसोसाइनाइड्स की भी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ हमें 2 रिएक्शंस पढ़नी है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए कंप्लीट तो मिलेगी अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आप लोगों को इनऑर्गेनिक हाइड्रोलिसिस में पोलर बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करना सिखाया था। सेम कंसेप्ट आपको यहाँ यूज़ करना है, आपको अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, फॉर्मिक एसिड। और अगर इसको आप रिड्यूस कर दो H2 से, तो आपको क्या मिल जाएगी, एक सेकेंडरी अमीन, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शंस थी, इन्हें भी आप याद रखोगे। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इन दोनों की रिएक्शंस ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से हमने फिनॉल बनाना सीख लिया था, हम पहले सीख चुके हैं बात कि इस पर क्या डाल दिया जाए, H2 क्या मिल जाएगा, फिनॉल, और इसको रिड्यूस करके हमने बेंजीन बनाना भी सीखा था। इसे मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग N2Cl की खूब सारी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये 2 रिएक्शंस रिवाइज करा दी जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की कुछ और रिएक्शंस पढ़ते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास के बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आप ये समझ लो हर 10 साल में 8 बार या 9 बार तो कपलिंग रिएक्शन पे क्वेश्चन आना ही है। मतलब आपको ये समझ लो इस पर क्वेश्चन हर साल ही आता है, मतलब, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, कलर्ड। तो इन रिएक्शंस को एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी यूज़ किया जाता है, और ये रिएक्शंस नेम रिएक्शंस में भी कंसिडर कर ली जाती हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लोग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन विद एनिलीन। अब देखिए, एनिलीन एक बेसिक कंपाउंड है, तो इसकी रिएक्शन के लिए आप हल्का सा पीएच कैसे रखोगे, एसिडिक। तो पीएच आपको रखना है 4 to 5, ठीक है। तो अगर बेंजीन डाइज़ोनियम की रिएक्शन कराई जाए एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, इसके पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ से Cl हट जाएगा और आपस में जुड़ जाएंगे। कंपाउंड बनेगा हमारा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये तो आपको पता ही है कि इतनी स्पीशीज कहलाती है एजोबेंजीन, है ना। तो पैरा पे क्या आ गया, अमीनो ग्रुप, तो ये बन जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। ये ग्रुप कहलाता है हमारा एजो। तो अगर इसकी दोनों तरफ बेंजीन लग जाए तो क्या बन जाएगा, ये एजोबेंजीन, है ना बच्चों। और पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, अमीनो, तो कहलाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये क्या होगी, येलो कलर की डाई होगी। ये जो कंपाउंड है डाई की क्लास में लाया करते हैं, इसलिए कहलाएगी येलो कलर डाई, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं एन डाइमिथाइल एनिलीन के साथ रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, ठीक है। सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, बस कंपाउंड का जो कलर है वो क्या होगा, बटर येलो, और नाम होगा पैरा एन डाइमिथाइल अमीनो एजोबेंजीन, ठीक। और अगर N2Cl की फिनॉल से रिएक्शन कराई जाए, फिनॉल एक एसिडिक कंपाउंड है, पीएच रखेंगे हल्का सा बेसिक, ठीक। सिमिलर रिएक्शन होगी, क्या मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन, कलर क्या होगा, ऑरेंज, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं।
ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेंजीन पे CH लगा हो, है ना, बेंजीन पे CH लगा हो, बाकी दो वैलेंसी कुछ भी हो, लिखा भी है मैंने, एनीथिंग कैन कम ऑन द टू बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, इवन हाइड्रोजन ऑल्सो, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेंजीन पे CH हो, बाकी दो वैलेंसी कुछ भी हो कार्बन की, ठीक। अगर इस पे KMnO4 डाला जाएगा एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो क्या मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिकली बेंजोइक एसिड, ठीक है। आपको ये ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑर्थोजैलिन पे ही डाल दिया, तो क्या मिल जाएगा हमें, थैलिक एसिड, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे बेंजीन पे लगे CH3 की हाइड्रोलिसिस की बात करी है, सॉरी ऑक्सीडेशन की बात करी है। तो बेंजीन पे लगे CH3 की ऑक्सीडेशन की एक रिएक्शन और है जिसे हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, इसको भी समझ लेते हैं हैंड टू हैंड। टॉलिन पे अगर हम क्या डाल दें, CrO2Cl2 इन CH2, CH2 हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, CrO2Cl2 क्या हमारा रिएजेंट है, ठीक। तो टॉलिन पे CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, और फिर हाइड्रोलिसिस करने से क्या मिलता है हमें, बेंजल्डिहाइड। बच्चों ध्यान रखना, बेंजल्डिहाइड की स्मेल होती है सड़े हुए बादाम जैसी, ठीक। रोटन एलमंड स्मेल होती है किसकी, बेंजल्डिहाइड की, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये जो CrO2Cl2 है ये कहलाता है हमारा क्रोमिल क्लोराइड, ठीक। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है इसका, ठीक है। ये आपको कुछ खास ध्यान नहीं रखना है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि K2Cr2O7 पे कोई भी मेटल क्लोराइड डालें तो क्या मिलता है हमें, CrO2Cl2, जो कहलाता है हमारी क्रोमिल क्लोराइड। बस ये मेटल कौन से ना हो, Ag, As, Hg, Sb, सिल्वर, आर्सेनिक, मरकरी और Sb, ठीक है। तो अगर इथाइल बेंजीन की बात करें तो इस पे क्या होगा, CHO लास्ट में आएगा। बेसिकली बेंजीन रिंग पे अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो CHO हमेशा कहाँ आएगा, लास्ट कार्बन पे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक। तो ये बात मैंने लिखी भी है, इन इटार्ड रिएक्शन always the last hydrogen of aliphatic part of benzene ring will get displaced by CHO, ठीक है। लास्ट हाइड्रोजन, लास्ट कार्बन होना चाहिए था, ये हाइड्रोजन गलत लिखा हुआ है, कहाँ पे, लास्ट हाइड्रोजन नहीं, कार्बन होना चाहिए। जो लास्ट कार्बन है वो क्या रहेगा हमारा, CHO, ठीक है बच्चों, ठीक। तो हमने यहाँ पे हैंड टू हैंड क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी पढ़ लिया, जहाँ पे हमने ये समझा कि K2Cr2O7 की किसी भी मेटल क्लोराइड से रिएक्शन कराने पे क्या मिलता है, CrO2Cl2। बस मेटल कौन सा नहीं होना चाहिए, सिल्वर ना हो, आर्सेनिक ना हो, मरकरी ना हो और एंटीमनी ना हो, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ऐसे टॉलरेंट पे करेंगे तो ये बन जाएगा, और इससे कुछ सब्स्टिट्यूट भी हैं। इटार्ड रिएक्शन में हमने क्या यूज़ किया था, CrO2Cl2 इन CH2। अगर हम लोग CrO3 के साथ CH3CO का होल ट्वाइस O यूज़ करें, बेसिकली एसिटिक एनहाइड्राइड, तो भी काम क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। ये कहलाती है सब्स्टिट्यूट ऑफ इटार्ड, इटार्ड जैसी ही रिएक्शन है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें हम लोग, CrO3 यूज़ करेंगे और एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये सेम ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है बच्चों। और ये बात तो हमने सीख ही ली थी कि नाइट्रो कंपाउंड कैसा भी हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ठीक, उसको मेटल पे एसिड डालने से क्या मिलता है हमें, NH2। एलिफेटिक पे लगा हो नाइट्रो तो भी NH2 होगा, एरोमेटिक पे लगा हो तो भी उसका क्या हो जाएगा, NH2, ठीक है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड की। सबसे पहले समझते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये बात हम लोग 11वीं क्लास में सीख चुके हैं कि किसी भी एल्काइल हैलाइड पे स्ट्रॉन्ग बेस डालने से बीटा एलिमिनेशन होता है, क्लोरीन अपने बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेकर एलिमिनेट हो जाता है और क्या बनती है, एल्कीन, ठीक है। तो सिमिलरली अगर CH3 CH2Cl पे अल्कोहलिक KOH डालें या NaNH डालें, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं, क्या होगा, यहाँ से H आएगा, यहाँ से Cl जाएगा और क्या बन जाएगी, एल्कीन, है ना बच्चों, बीटा एलिमिनेशन होगा। लेकिन अगर हम एक्वस KOH डालें तो OH माइनस Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन।
इस रिएक्शन में OH एक्ट कर रहा है एज बेस और सेकंड रिएक्शन में OH एक्ट कर रहा है एज न्यूक्लियोफाइल। जब वो बेस की तरह एक्ट करेगा तो वो कार्बन पे अटैक, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा OH, और जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह सब्स्टिट्यूट करेगा, एक्ट करेगा तो वो Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, वो बेसिकली कार्बन पे अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl हट के क्या रहेगा OH। सिमिलरली इस केस में जब हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH डाला तो यहाँ से Cl जाएगा इस कार्बन से और इस कार्बन से हाइड्रोजन, क्योंकि इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन जाएगा तो एल्कीन कैसे बनेगी, स्टेबल। ठीक, और जब एक्वस KOH डालेंगे तो Cl हट के यहाँ पे क्या रहेगा OH। सिमिलरली इस केस में अल्कोहलिक KOH डालने से पहले अल्कोहलिक KOH डालना पड़ेगा, बाद में NH डालना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगी अल्काइन, और एक्वस KOH डालने से दोनों कार्बन पे क्या रहेगा OH, इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा। सिमिलरली इस पे स्ट्रॉन्ग बेस डाल दे तो अल्काइन, और एक्वस KOH डालने से दोनों Cl हटके दोनों पे क्या रहेगा OH, और क्योंकि कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते तो ये पानी छोड़ के बन जाएगा CH3CHO, है ना बच्चों। फिर इसकी बात करें तो यहाँ भी NaNH2 डालने से दोनों Cl हट जाएंगे और दोनों पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएंगे। ठीक, एल्काइन बन जाएगा। एक्वस KOH डालने से पहले दोनों Cl हट के OH आएंगे, फिर क्योंकि एक कार्बन में 2 OH स्टेबल नहीं तो पानी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा कीटोन। अगर क्लोरोफॉर्म ले तो डाइल्यूट बेस डालने से तीनों Cl हट के क्या रहेंगे OH, फिर क्योंकि कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते तो ये पानी छोड़ के क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, और क्योंकि मीडियम बेसिक है तो फॉर्मिक एसिड अपना H छोड़ देगा, क्या बना लेगा सॉल्ट, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा सॉल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल रिएक्शन थी। ठीक, यहाँ एक छोटी मोटी सी बात देखो, ये भी समझ लो आप लोग कि जहाँ भी हम KOH यूज़ करते हैं वहाँ हम NaOH भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में NaOH लिखा हुआ और KOH लिखा हुआ, बात एक ही है। बस पॉइंट क्या है, एक्वस अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेगा, एक्वस KOH थोड़ा वीक बेस है, मतलब कि उसका OH माइनस की कंसंट्रेशन थोड़ी कम है, तो वो सिर्फ Cl हटा के OH को रिप्लेस करेगा, Cl हटा को रिप्लेस कर देगा OH से। ठीक है, चलो बच्चों कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। वुड्स रिएक्शन ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को जोड़ते हैं आपस में, और ये सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने काम में आती है ना, ये हमारी पढ़ी रिएक्शन है। फ्रैंकलैंड ये बिल्कुल वुड्स जैसी रिएक्शन है, जैसे वुड्स है वैसी ये है। डिफरेंस क्या है, वहाँ हम लोग सोडियम यूज़ करते हैं, यहाँ हम लोग जिंक यूज़ करते हैं, बस इतना डिफरेंस है, बाकी रिएक्शन एकदम एक सी है। वुड्स फिटिक की बात करें तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, अल्काइल और एराइल ग्रुप को जोड़ने काम में आती है। फिटिक रिएक्शन 2 एरोमेटिक ग्रुप को जोड़ने काम में आती है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। अल्मैन हमेशा ही पढ़ चुके हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आयोडोबेंजीन को जोड़ने काम में आती है, आयोडीन हट के क्या लग जाते हैं बेंजीन बेंजीन आपस में, है ना, बस इसमें हम कॉपर यूज़ करते हैं। कुछ कुछ फिटिक जैसी है, फिटिक में यूज़ करते थे सोडियम बाइथर, यहाँ पे कॉपर पाउडर। अगर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को भी से भी अल्माइन रिएक्शन करानी है तो उनके ऑर्थो या पैराबोरेशन पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये बात भी हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल्दो बेंजाइल क्लोराइड एंड एलाइल क्लोराइड आर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, बल्कि बेंजाइल क्लोराइड तो क्या हो गया, ये बेंजीन पे क्या हो CH2, उस पर क्या लगा हो Cl, तो जिस कार्बन पे Cl लगा है वो कार्बन तो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है ना, तो ये प्राइमरी हैलाइड है ना। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्दो बेंजाइल क्लोराइड एंड एलाइल क्लोराइड आर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स येट ये दे फॉलो मेनली SN1 मैकेनिज्म ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन। वो कह रहा है बेंजाइल और एलाइल दोनों प्राइमरी हैं, तब भी ये क्या दे रही है एसिड। कारण क्या है, क्योंकि इनके द्वारा बना हुआ कार्बोकैटायन कैसा होगा, स्टेबल, है ना। तो क्योंकि इनके बना हुआ कार्बोकैटायन स्टेबल है तो ये क्या प्रेफर करेंगी, एसिड शो करना, क्योंकि एसिड कौन शो करता है, जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। एसिड में क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है, कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन अगर स्टेबल है तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, एसिड पाथवे से। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए आपको यही बोलना है, क्योंकि ये दोनों हैलाइड्स लिविंग ग्रुप के लीव होने के बाद कार्बोकैटायन स्टेबल बनाती हैं। स्टेबल कैसे बनाती हैं, रेजोनेंस की वजह से। बेंजाइल के रेजोनेंस से ड्रॉ कर देना, एलाइल के रेजोनेंस से ड्रॉ कर देना। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देना, ठीक, काफ़ी है, बस सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 सिंपल था।
क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, विच स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो बहुत सिंपल है, उसने क्या बोला 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो पहले आप पेंटेन ड्रॉ करो। आपने करा पेंटेन ड्रॉ करा, आप खुद से नंबरिंग कर दो, उसमें लेफ्ट से राइट तक कर दो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सेकंड कार्बन पे क्या लगा दो Cl, थर्ड पे क्या लगा दो मिथाइल, बन जाएगा आराम से। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप पेरेंट चेन ड्रॉ कर दो और फिर नंबरिंग करके सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दो। जैसे उसने क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो पहले साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करो, अपने मन से नंबरिंग कर दो, 1 पे लगा दो क्लोरीन और 4 पे लगा दो इथाइल, बन जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखो 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन, पहले हेप्टेन ड्रॉ कर दो, ठीक है। नंबरिंग करके थर्ड पोजीशन पे लगा दो आयोडीन और फोर्थ पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल, बस बन गया, सिंपल था। ऐसे ही अगला 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, पहले ब्यूटेन ड्रॉ करो, सेकंड पोजीशन पे इन लगा दो और 1,4 दोनों पे क्या लगा दो ब्रोमीन, बन जाएगा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, ठीक। अगला 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो पहले बेंजीन ड्रॉ करो, ठीक है, नंबरिंग कर दो अपने अकॉर्डिंग, 1 पे लगा दो ब्रोमीन, 4 पे लगा दो सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 पे लगा दो मिथाइल, बन जाएगा, सिंपल है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जो मेजर हेलो प्रोडक्ट बनेगा वो ड्रॉ करना है। तो एलिफेटिक अल्कोहल पे SOCl2 से क्या बनता है, OH की जगह Cl बन जाएगा, है ना बच्चों। नाइट्रो कंपाउंड है, इस पर डाल दिया आपने ब्रोमीन बेलाइट, तो ये ग्रुप कैसा है मेटा डायरेक्टिंग, ये कैसा है ऑर्थोपैरा, तो ये भी चाहेगा यहाँ है, दूसरा भी चाहेगा यहाँ है, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, सॉरी ब्रोमीन बाय लाइट डाला है, लाइट की बेंस में डालेंगे तो कहाँ पे आएगा बेंजाइलिक पोजीशन पे, ठीक है, जहाँ पे रेडिकल स्टेबल है, तो एच हट के यहाँ पे क्या रहेगा ब्रोमीन। सिमिलरली अगर इस पे HCl डाल देंगे हम लोग तो ये एरोमेटिक से रिएक्ट तो करेगा नहीं, एलिफेटिक से करेगा, तो यहाँ रेशन शो नहीं करेगा, रेशन कहाँ शो करेगा यहाँ पे, तो एलिफेटिक OH क्या रहेगा Cl। इस पे क्या डालेंगे, सिंपल एडिशन रिएक्शन होगी, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है ना, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ रहेगा, H बाहर रहेगा मार्कोनी के रूल से, या H ऐसे जाएगा कि कार्बोनाइन क्या बने स्टेबल, कैसे भी कर लो, बात एक ही है इस केस में। NaI डालने से Br की जगह आयोडीन आ जाएगा, सिंपल फिंकरस्टीन रिएक्शन। ब्रोमीन डालने से लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा एलाइलिक ब्रोमिनेशन, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पे क्या रहेगा ब्रोमीन, सिंपल थी, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेन एवर वी यूज CCl4 विद हैलोजन देन वी रिमूव ऑल डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स एंड कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन बाय हैलोजन, तो हम सीख ही चुके हैं। CCl4 तो सॉल्वेंट है, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम हैलोजनेशन करेंगे तो सारे पाई बॉन्ड तोड़ के हम लोग वैलेंसी को हैलोजन से ही सेटिस्फाई कर देते हैं। बट जब हैलोजन को हम यूज़ करेंगे लाइट में या टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे तो वो क्या शो करता है एलिलिक हैलोजनेशन, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड्स अंडरगो फास्टर SN1, कौन SN1 फास्टर शो करेगा, वही शो करेगा जिसमें का आपका रेंसले बन रहा हो। तो पहले केस में ये शो करेगा फास्टर क्योंकि टर्शरी हैलाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, और इन दोनों में ये सेकेंडरी हैलाइड है, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। चलो नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये समझते हैं। यहाँ बेसिकली मैंने आपको क्लोरीनेशन करना सिखाया है। whenever chlorination is done in presence of CCl4, ठीक है, all double bonds और triple bonds break and valency is completed by Cl, ये तो हम अभी यहाँ सीख चुके हैं, सेम बात है, ठीक है। और अगर हेलोजिनेशन कर रहा है डार्क FeCl3 के साथ तो बेंजीन रिंग में Cl आएगा, Cl कहाँ पे रहेगा बेंजीन रिंग पे। अब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं अगर या इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइन ग्रुप लगे हुए हैं तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन डिसाइड करेगा कौन हमारे डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। अगर डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है तो Cl की पोजीशन डायरेक्टिंग ग्रुप डिसाइड करेगा। अगर सिंपल बेंजीन की बात करें तो कोई से भी अच्छा Cl लगा देना। SO2Cl2 या लाइट की बेंस में जब किया जाता है क्लोरीनेशन तो एलाइलिक होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। लाइट में अगर कंट्रोल लिखा हुआ हो, लाइट और कंट्रोल, तो जिस पोजीशन पे कार्बोकैटायन स्टेबल है या रेडिकल स्टेबल है, एक ही बात है, वहाँ पे Cl लगा देना आप, ठीक है।
तो हाइड्रोजन वैसे बेंजीनिन में कहाँ पाएगा, अगर बेंजीनिन है तो उसकी साइड चेन पाएगा, और सिंपल कंपाउंड है कोई तो जो हाईएस्ट डिग्री वाला कार्बन है उस पर जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वाले कार्बन पे इन जनरल चार्ज क्या होता है या रेडिकल क्या होता है, स्टेबल। ठीक है, लाइट अनकंट्रोल लिखा हुआ हो क्वेश्चन में तो आप सारे एच हटा के क्या लगा देना, Cl। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसे समझते हैं। थोड़ा सा लेंथी, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br, प्राइमरी है मतलब ब्रोमीन जिस कार्बन पे लगाए उस वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, ए रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड बी। तो पहले बात करते हैं कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के सच्चे क्या क्या पॉसिबल है। एक तो ये पॉसिबल है ऐसे बनाए तो बनेगा प्राइमरी, या ऐसे बनाए तो बनेगा प्राइमरी। तो ए या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक। आगे बढ़ते हैं, इसकी जब रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH से कंपाउंड होता है बी। कंपाउंड बी रिएक्टेड विद HBr टू गिव कंपाउंड सी विच इज एन आइसोमर ऑफ ए। ठीक है, तो इस पर HBr डालने से क्या मिलना, सी, जो कि आइसोमर है का। ठीक है, व्हेन ए इज रिएक्टेड विद नॉर्मल मेटल सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड डी C8H18 which is different from compound formed when normal butyl bromide reacted with sodium metal। ठीक है, वो ये कह रहा है जब एक ही रिएक्शन कराई हमने सोडियम मेटल से तो जो कंपाउंड बना वो अलग है उस कंपाउंड से जो कब बनता है, जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करती है। अर्थात ए जो है वो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, ये क्या है हमारी नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ए ये नहीं हो सकता इसका मतलब। तो ए क्या होगा, ए तो यही होगा। बात समझ रहे हो, जब वो ये कह रहा है कि ए से जो बना वो अलग है, जो किससे बनता है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से, तो अगर वो दोनों सेम नहीं है तो ए नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं हो सकता इसका मतलब। ठीक, तो हमें ए मिल गया। अब स्टेप बाय हम सारे कर देंगे। ए है तो इस पर एल्कोहलिक KOH डालने से क्या बनेगा, ये बनेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, डिहाइड्रोजनेशन होगा। जिस पे HBr डालने से क्या बनेगा, ये बनेगा। जिस पे सोडियम मेटल डालने से क्या बनेगा, ये बनेगा। तो हमने ए से लेके डी तक के सारे कंपाउंड्स ड्रॉ कर दिए। ठीक, तो ये लेक्चर 4 था हमारा ऑर्गेनिक का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी हैं हम लोगों ने, क्वेश्चंस भी करे हैं। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे।